नेक्स्ट है जी, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। अब जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। आपको इतना तो पता पता है कि ज़मीन की सरफेस है, सतह पे जी की वैल्यू 10 है। जो जो ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। जी की वैल्यू मैक्सिमम 10 है ना, तो ऊपर से नीचे आएंगे, यानी जो जो बुलंदी एल्टीट्यूड कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ये सी जवाब है जी। नेक्स्ट है जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब वी का फार्मूला। ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। सेंट्रीपिटल फोर्स में वी होता है स्केयर में। वी क्या होता है? स्केयर में। तो अब वी सिंगल निकालना है बगैर स्केयर के, तो आपने पहले तो तलाश करना है कि अंडर रूट वाले कौन से हैं। अंडर रूट वाले ये दो हैं। ठीक है, तो इसके अंदर छोटा जी ही है, बड़े जी का कोई काम नहीं है। यहाँ पे बड़े जी का कोई काम नहीं है। छोटा जी और ये बड़ा आर ज़मीन का रेडियस ही हाइट होगी, क्योंकि हाइट तो बहुत कम कर दी है, ऊपर वाली समझे ज़ीरो है। तो ज़मीन की सरफेस के करीब अगर वो मूव करेगा और पूरी ज़मीन के गिर्द वो चक्कर लगाएगा, तो उसकी स्पीड का फार्मूला, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये है जी, जी और आर। ठीक है, और बुलंदी ज़ीरो हो गई तो आर अकेला रह जाएगा, उसके ऊपर ये अंडर रूट। ठीक है जी। द वेलोसिटी ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जियो का मतलब है ज़मीन। जियो का क्या मतलब है? ज़मीन, अर्थ। जियो का मतलब अर्थ। स्टेशनरी का मतलब है वो रुकी हुई है, यानी साकिन है, रुका हुआ है, स्टिल है। तो ज़मीन से स्टिल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगी? ज़ीरो है जी। स्पीड, वेलोसिटी ज़ीरो नज़र आएगी कि वो रुका हुआ है जी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। जी की ग्रेविटी, बड़े जी की कीमत -11 आपने भूलना नहीं है भाई। -11 आपने नहीं भूलना। बाकी उम्मीद है आपको याद आ जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है जी। अब ये यूनिट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एफ का यूनिट न्यूटन है ना, तो एफ का जो फार्मूला है, कुछ मैं चलें बता देता हूँ। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर का स्केयर या डी का स्केयर। ठीक है, अब आर का है हमारे पास क्या? मीटर का स्केयर। अब जी निकालना है ना, तो न्यूटन इधर वाला आ गया। ठीक है, आर स्केयर यानी मीटर स्केयर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, बाकी रह गया ये केजीज का स्केयर है ना ये भी, लेकिन ये दूसरी तरफ जाके नीचे चला जाएगा, केजी का -2 हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, -11 आपने याद रखना है, तो इसका ये आंसर है। द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ये वही आ गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्केयर पर केजी स्केयर। जीपीएस कंसिस्ट ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स। हमारी जो बुक है उसके हिसाब से हमने चलना है, तो 24 सैटेलाइट्स उसने लिखे हुए हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं कि ये हमारी ज़मीन है, ये उसका रेडियस है आर। हमने जितना ये आर है ना, इतना ही ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये आर के इक्वल हो गया ना। जितना ये हाइट यानी कि आर है उतनी हाइट है, यानी ये 2r हो गया। कितना हो गया? 2r। नीचे हो गया यानी 2r। जब 2r का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 बनेगा ना, तो 1/4g। तो g के लिहाज से ये 4 टाइम्स ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी g जो है 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 1/4 g रह जाएगी। ये इसका आंसर है। द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब इसकी हाइट पूछ ली है। इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। ज़मीन की सतह से कितना ऊपर जो है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की जो है वो हाइट है। एल्टीट्यूड बुलंदी है, हाइट है। ठीक है, बुक में आपके दिया हुआ है 42,300, 42,300 किलोमीटर इसकी हाइट है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये नेक्स्ट छठा चैप्टर शुरू हो गया।
ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर, यानी फोर्स, इसको भी मैं आपको समझा दूं। ये क्या है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? एक होता है एफ और एक होता है साथ इसके क्या होता है जी? फोर्स के साथ वर्क डन, फोर्स और साथ में यानी कि डिस्टेंस, कितना फासला तय हुआ। तो वो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की वजह से मोशन आई। वो कहता है अगर ये दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया जाए, एक इस तरह दूसरा इस तरह, इनके दरमियान एंगल 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो ये वर्क होगा ही नहीं। ठीक है, वर्क डन इस तरह होगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फोर्स इस तरह हो और मोशन उस बॉडी में ऊपर की तरफ आए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो रहा है, समझो कि वो फोर्स ही नहीं लग रही, तो फिर इनका वर्क कुछ नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, वर्क विल बी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मैस 2, मैस 2 किलोग्राम है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 25 जूल। स्पीड कितनी होगी? छोटा सा न्यूमेरिकल है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये अब लिखाई में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए माजरत, हाफ एम वी स्केयर। मेरे पास ये पैड है लेकिन इसमें भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। चलें मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैथ्स कितना दिया उसने? 2। अच्छा जी, वी कितना है जी हमारे पास? वी स्पीड फाइंड करनी है तो वी स्केयर को वैसे लिख देंगे। ठीक है, और ये नीचे है जी 1/2, यानी नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वी स्केयर है। दूसरी तरफ है हमारे पास 25, काइनेटिक एनर्जी उसने दिया हुआ है कितने? 25। तो ये तो सब खत्म हो गया, वी स्केयर इज इक्वल टू 25, तो वी इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है जी। 5 इसका आंसर है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आप फार्मूले से इसको खुद ट्राई करें, ये बहुत ही आसान इसने छोटा सा न्यूमेरिकल बनाया हुआ है। ए बॉडी पोजेसेस, एक बॉडी के पास क्या होती है जी? इफ इट इज कैपेबल ऑफ टू डू वर्क, यानी बॉडी के पास एनर्जी होती है अगर वो काम कर सकता है। ठीक है, यानी काम करने की सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। ये एनर्जी के लिए याद रखना है, बाकी चीज़ें नहीं है। पावर और चीज़ है। ठीक है, पावर है दी, वो है द रेट ऑफ, यानी जो वर्क की शरह है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस शरह से वो काम कर सकता है, किस रेट से वो काम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है कम, वो पावर है। फोर्स और चीज़ें। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। मोशन में, मोशन कोई, मोशन का मतलब हरकत है। अब हरकत करते हुए जो बॉडी है उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, अगर वो हरकत कर रहा है उस वक्त जो एनर्जी मौजूद है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी पी से है ना, तो इसका आपने याद रखना है पोजीशन, पी ओ, यानी पोजीशन की वजह से एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी, पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, और उसकी मोशन की वजह से है तो काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखना है। फार्मूला ऑफ वर्क, एफ इज इक्वल टू एफ डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो आपने एफ डी याद रखना है, तो ये इसका जवाब है। ठीक है, ये डॉट होता फिर ठीक था, लेकिन यहाँ पे बस मल्टीप्लाई समझें इसको। ठीक है जी, आइंस्टाइन के मैस एनर्जी इक्वेशन के अंदर सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है? 10 की ताकत 8 पहले तो याद रखना है, 10⁸ और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी इसका आंसर है। 1 हॉर्स पावर बहुत ही मशहूर है, एनर्जी की टर्म है, 746 याद रखना है। 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट है जी ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है जी? वाट याद रखना है जी, किलो वाट नहीं बोलना, किलो जाउल, जाउल तो वैसे एनर्जी का यूनिट है, तो वाट आपने याद रखना है।
किलोवाट इज ए बिगर यूनिट, SI यूनिट वाट है। द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम इज, डैम के अंदर क्या होता है जी, पानी होता है। पानी में क्या होती है जी, बुलंदी, हाइट पे स्टोर किया हुआ। तो पीछे मैंने बताया, तो जब पोजीशन उसकी चेंज की है ना, नीचे से ऊपर भेजा हुआ है, अल्लाह ने भेजा है, जैसे भी सिस्टम ने भेजा है, जिस तरह भी है, उसके अंदर अब इस वक्त जो एनर्जी है वो कौन सी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज, ये सेम है, रिपीट हो गया, ये 5 इसका आंसर निकाला था हमने। नेक्स्ट चैप्टर क्या है जी, अकॉर्डिंग टू अर्शिमीदस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, अपथ्रस्ट यानी वो नीचे से उसको ऊपर की तरफ कितनी उछाल की फोर्स लगेगी, यानी जितना उसका वेट होगा, जितना उसका डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना उसने लिक्विड को हटाया अपनी जगह से, उसके वेट के इक्वल जो है वो अपथ्रस्ट लगेगी, नीचे से उछाल की फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहरी जहाज़ होते हैं या पानी में चलने वाली जितनी भी किश्तियां हैं, या वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है, फैलाव ज़्यादा रखा जाता है, ताकि उतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है अपथ्रस्ट जो है लगे, वो उसको तैर सके, वो समझ लें। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन, किस डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारी बॉडी है ना, हमें हर तरफ से लग रहा है, एयर पार्टिकल्स, हवा का जो दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हर तरफ से लग रहा है, ऊपर नीचे हर तरफ से, ऑल डायरेक्शन। ठीक है जी। यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, ठीक है, स्ट्रेस जो है वो फोर्स है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन सिर्फ चेंज है। ठीक है, स्ट्रेस का आपने ऐसे समझना जैसे प्रेशर होता है, किसी चीज़ को मोड़ने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, प्रेशर में जैसे प्रेशर है ना, प्रेशर का यूनिट भी ऐसे ही है जैसे स्ट्रेस का है, लेकिन यहाँ स्ट्रेन पूछा है, स्ट्रेन में जस्ट चेंज आ रही है, तो लेंथ ओवर लेंथ, लेंथ में चेंज आ रही है, लेंथ ऊपर है, लेंथ नीचे है, उसकी रेशियो है, फ़र्क है, तो इसलिए इसका यूनिट कोई नहीं है, इसका यूनिट कोई नहीं है, नो यूनिट। टेंसाइल का मतलब लेंथ समझ लें, लेंथ, लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूसेस इन द चेंज इन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंथ में अगर चेंज आती है ना, किसी भी चीज़ की, वो रॉड है, वो कोई और चीज़ है, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी, फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने का क्या फार्मूला है, तो डेंसिटी डी से है, यानी डी पहले आप साइड पे लिखा हो, ये आपने याद रखना है, और उसके बाद W1 माइनस नीचे होना चाहिए, W1 माइनस W2। ठीक है जी, तो ये इसका सी ऑप्शन इसका जवाब है। ये अर्शिमीदस प्रिंसिपल जो है ना, उसके आगे इसका बुक के अंदर जो है ये दिए हुए हैं कि आप किसी चीज़ की डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ अर्शिमीदस प्रिंसिपल। ठीक है जी। आगे है जी, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन नीचे आ जाएगा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बनेगा जी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये भी हुक्स लॉ के बाद एक तरीकाकार है कि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है रेशो फाइंड करनी है, तो उसमें आपने इसका जो फार्मूला है ना वो याद रखना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, प्रेशर का क्या फार्मूला है, F ओवर A है ना, तो इसमें भी आपने प्रेशर F को ऊपर रखना है, A को नीचे रखना है, ये नहीं है। ठीक है, A ऊपर आ गया, नहीं, F ओवर A ठीक है, लेकिन L नॉट ऊपर रखना है, नीचे डेल्टा L है, यानी लंबाई में तब्दीली नीचे रखनी है। तो इस तरह इसको याद रखना है, ये इसका आंसर है। 1 लीटर इज इक्वल टू कितने जी, मीटर क्यूब सारे दिए हुए हैं, तो इसका मीटर क्यूब का 1000वां हिस्सा होता है, मीटर क्यूब का
हज़ारवां हिस्सा 1 लीटर होता है। 1000 कहते हैं 10 की ताकत -3 को, हज़ारवां हिस्सा, ठीक है ना जी, 1000th पार्ट। तो ये इसका जवाब है। द फार्मूला, नेक्स्ट चैप्टर आ गया, द फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू केल्विन। सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड से केल्विन में हमने तब्दील करना है। बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि सेंटीग्रेड जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और 100 पे, यानी इसके 100 जो है डिवीजन से, ठीक है। केल्विन, केल्विन स्टार्ट होता है 273, 273 से 373 तक, ठीक है। तो इसमें आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को किस में, केल्विन में, सेल्सियस को केल्विन में। तो सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दें बस, तो केल्विन बन जाएगा, ठीक है जी। केल्विन कैसे बनेगा, सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर दें, जमा कर दें, ठीक है जी, सीधा सीधा ये जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट पानी की सबसे ज़्यादा है जी, इनमें से पानी की आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है जी, द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है वन साइडेड, यानी लेंथ वाइज एक्सपेंशन, एक चीज़ लंबी हो रही है, हीट लगती है उसको, टेम्परेचर लगता है, वो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाती है, ये है क्या, लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो तीनों साइडों पे, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये, इसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करें फिर बीटा के बराबर होगा, ठीक है। इनमें रिलेशन ये है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इन केल्विन स्केल लोअर रेफरेंस पॉइंट, ये पीछे बताया मैंने आपको कि केल्विन के अंदर नीचे वाला जो पॉइंट है 273 है, 273। नेक्स्ट है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच डिवाइस थर्मोस्टेट इज़ यूज्ड। थर्मोस्टेट के अंदर, थर्मोस्टेट किस चीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। थर्मोस्टेट का मतलब है कि हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। टेम्परेचर को कंट्रोल किस में यूज़ करते हैं हम, किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री के अंदर, इस्त्री के अंदर यूज़ होता है थर्मोस्टेट। नेक्स्ट है जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन। काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल ठीक है जी, टेम्परेचर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ऑफ ए सॉलिड फॉर, जिसका अल्फ़ा इतना है, अल्फ़ा इतना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, बस यहाँ पे 6 आ जाए, बाकी सेम हो, ठीक है जी। तो ये 6 वाला इसका आंसर है। पीछे मैं ये इसका फार्मूला बता चुका हूँ, ये फार्मूला है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। 3 से जस्ट ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो फ़ारेनहाइट में आपको बताता है जी 100 है, बुखार है, तो नॉर्मल होता है 98.6। तो अब यहाँ पे देखना है कि वो फ़ारेनहाइट में बता रहा है या सेंटीग्रेड में। अगर 98 के करीब है ना तो फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ये डी तो गलत है। ए को देखते हैं, 15 नहीं, 37 सेंटीग्रेड में है, फ़ारेनहाइट में हो तो 98 के करीब है, और अगर सेंटीग्रेड में है तो 37 होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि कितनी वो हीट अब्जॉर्ब करता है, वेपोराइजेशन उसकी होती है। तो उसके लिए इसका आंसर आपने याद रखना है, एक तो 10⁻6 याद रखना है, ठीक है, और एंड पे भी 6 होना चाहिए, मतलब ये पहला ही इसका आंसर है। 2.26 इंटू 10⁻6, -6 में नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कम नहीं चाहिए, अच्छी खासी चाहिए, इसका ए आंसर है। द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का पहले फार्मूला आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होती है बच्चों को
एक है हीट कैपेसिटी, ठीक है, और एक है स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में आपने याद रखना है, जो स्पेसिफिक हीट है ना, मैं एस पी लिख देता हूँ, ये सी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। और सी का फार्मूला आपको आना चाहिए कि डेल क्यू, ठीक है, यानी जाउल ऊपर आएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ठीक है। टी का आ गया केल्विन पर केल्विन, ठीक है, एम पर केजी, तो इसका क्या यूनिट बनेगा, जाउल पर केजी, ठीक है, और पर केल्विन। ये किसका है, ये सुने ज़रा, ये है किसका, स्पेसिफिक हीट का, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का ये है, तो हीट कैपेसिटी का क्या फार्मूला है, तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला है एम सी, यानी इसके अंदर मैस को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैस को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला मैस कट जाएगा, तो ये जो है ना केजी ख़त्म हो जाएगा, तो जाउल पर केल्विन सिर्फ रह जाएगा, कितना, क्या, जाउल और केल्विन इनवर्स, जाउल पर केल्विन इसका जवाब होगा। ये बी ऑप्शन है जी, ठीक है जी। इन दोनों में फ़र्क, दोनों का फार्मूला आपने देख लेना है, बुक से रिवाइज कर लेना है, बहरहाल मैंने ये समझा दिया आपको। द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी लिक्विड से बुखारात वेपर्स में कन्वर्ट करना, कहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग, हीट भी नहीं करनी। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, किसकी, इवेपोरेशन की, इवेपोरेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिज़िक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय, सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है लास्ट चैप्टर है आप लोगों का, इसके अंदर सबसे पहला जो है वो सॉलिड के बारे में है, दूसरा जो है वो गैसेस के बारे में है, तीसरा रेडिएशन है, ठीक है ना। तो पहला कंडक्शन, कंडक्शन है ही सॉलिड्स के बारे में, ठीक है। इसके अंदर वाइब्रेटिंग एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो कुछ भी है, तो ये इसके बारे में है। रेडिएशन को छोड़ दें, कन्वेक्शन तो वैसे गैसेस के बारे में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कंडक्शन इसका जवाब है। विच गैस बिहेव्स एज ग्लास और पॉलीथीन टू रेडिएशन, कौन सी गैस है जो एज ए पॉलीथीन या ग्लास के तौर पर यूज़ हो रही है, बिहेव करती है, ठीक है जी, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे सरफेस ज़मीन के ऊपर मौजूद है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये एज ए पॉलीथीन है, यानी ये कैप्चर कर लेती है हीट को, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है, ये लंबा टॉपिक है, तो इसलिए हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना ज़्यादा हीट जो है वो सूरज की यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करना है तो क्या करना होगा, दरख्त लगाने होंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कंट्रोल हो, कम हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सी प्लांट्स हैं, कौन सी मशीनरी है, तो वो प्लांट हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, ट्रीज़ हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी, रूम्स आर हीटेड, अच्छा ये आंसर था, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स। अब देखें जी, हमने सर्दियाँ जब होती हैं या अभी भी सर्दी हैं तो गैस हीटर जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन उसकी शुआएँ आ रही होती है ना, हाँ जी आ रही होती है। नंबर दो, उससे जो है ना वो आपकी जो रूम के अंदर गैस है, हवा है, वो गर्म हो रही होती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन भी है, रेडिएशन भी है, ठीक है। ये दो इसके आंसर हैं। कंडक्शन ये है कि वो हीटर खुद गर्म हो रहा है, ठीक है, आपके पास यानी टच में नहीं है, वो सॉलिड के अंदर होता है, इसलिए कंडक्शन इसमें नहीं आएगा, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आएंगे इसमें। वर्क, वुड, कॉर्क, कॉटन, वूल, रबड़ आर एग्जाम्पल। देखें अब कि किस चीज़ की एग्जाम्पल है। अगर आपने पढ़ा है कि भाई ये चैप्टर लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर तो आप दे सकते हो। यानी वुड जो है ये क्या है, इंसुलेटर है,
ठीक है, कॉर्क इंसुलेटर है, कॉटन इंसुलेटर है, वूल रबड़ इंसुलेटर हैं। ठीक है जी, नीचे ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। क्या ये कंडक्टर है? नहीं। थर्मल कंडक्टर है? नहीं, ये इंसुलेटर है। लेस्ली क्यूब इज़ ए बॉक्स, किस चीज़ का बॉक्स है जी? ठीक है, लेस्ली बुक्स जो है ये लेस्ली क्यूब आपकी बुक जो है उसके अंदर जो रेडिएशन वाला टॉपिक है ना, उसके अंदर एक एग्जांपल दी हुई है कि एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसकी 4 फेसेस हैं और चारों पे उसने डिफरेंट जो है ना वो यानी कि मटेरियल अप्लाई किए हुए हैं। एक के ऊपर शाइनी सिल्वर चमकदार जो है वो मटेरियल अप्लाई किया हुआ है, एक के ऊपर ब्लैक किया हुआ है, एक के ऊपर वाइट किया हुआ है, एक के ऊपर कोई और कलर किया हुआ है, ताकि हर किसी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की पावर चेक कर सके। ठीक है ना, तो ये लेस्ली क्यूब है, इसकी 4 साइडों पे 4 डिफरेंट जो है वो बिहेवियर के मटेरियल लगाए हुए हैं। तो इस ये है किस चीज़ का बना हुआ? इज ए बॉक्स मेड ऑफ मेटल, मेटल का बना हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू, ये कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स के अंदर कैसे कंडक्शन होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिग साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम्स। ठीक है, हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स से तो हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन से होती है इलेक्ट्रिसिटी पास, फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम से जो है ना, अब ये आंसर ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही आंसर ठीक हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी और रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम्स भी ठीक है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा ताल्लुक होता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से। ठीक है ना, तो हीट की कंडक्शन के लिए मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम्स, तो ये इसका ज़्यादा बेहतर आंसर है, वरना ये दोनों ही आंसर ठीक हैं। ऑन हीटिंग एयर बिकम्स, हीट करने से गर्म हवा आपने याद रखना है ऊपर उठती है, तो वो हल्की होके ऊपर उठेगी ना, भारी हवा ठंडी होके नीचे बैठती है, तो ऑन हीटिंग एयर बिकम्स लाइटर। सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, अब समंदरी हवाएं कब चलती हैं? अब ये आपने एक कंसेप्ट है, समंदर की हवा और खुश्की की हवा। समंदर की हवा जो है, देखें ये 2 सिनेरियोज हैं, एक दिन का और एक रात का। दिन को क्या हुआ? सूरज आया, ठीक है, सूरज आया, उसने ज़मीन को जो है वो गर्म कर दिया जल्दी, पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी, तो पानी देर से गर्म होगा, ज़मीन जल्दी गर्म हो गई, तो दिन को क्या हुआ कि ज़मीन की हवा ऊपर उठी और समंदर की ठंडी हवा नीचे आ गई, यानी कि खुश्की की तरफ चलने लग गई, तो ये है सी ब्रीज। ठीक है, तो ये यही है कि सी टू लैंड ड्यूरिंग डे, सी टू लैंड ड्यूरिंग डे। अच्छा, इसका अपोजिट में मैं बता दूं कि रात को क्या हुआ कि ज़मीन जल्दी ठंडी हो गई, पानी ठंडे होते होते टाइम लगाएगा, तो रात को क्या हुआ कि ज़मीन ठंडी हो गई और जो समंदर है वो गर्म है, तो गर्म की हवा ऊपर उठी, ज़मीन की जो ठंडी हवा है वो समंदर की तरफ चलने लग गई। रात को ये होगा कि रात को फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड टू सी वाला रात के लिए होता है, और दिन के लिए क्या होता है? सी ब्रीज चलती है कि वो सी टू लैंड चलती है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट है जी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़, थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला लास्ट चैप्टर से मिलेगा आपको। क्या फार्मूला है? वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया था जिसमें फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q/T से जो है ना उसने ये ड्राइव किया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ से उसने K की वैल्यू निकाली थी, K इज इक्वल टू Q/T, ठीक है, इनटू जो मैंने अभी बोला
लेंथ के और नीचे ए आएगा और टी आएगा, डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ से यूनिट बनाना है हमने, तो Q/T तो जूल पर सेकंड तो वाट बन गया, जैसे पावर का होता है सेम वाट। ठीक है, लेंथ का हो गया मीटर और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर मीटर से कटेगा तो मीटर नीचे बचेगा, तो इसको हम लिखेंगे मीटर पर मीटर, यानी मीटर इन्वर्स हो गया। और टेम्परेचर का केल्विन इन्वर्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, तो उम्मीद है हाँ जी, वाट पर मीटर पर केल्विन इसका आंसर है। द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो आपको पता है, पीछे मैं बता चुका हूँ, गैसेस के बारे में है, कन्वेक्शन। ठीक है जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स इज़, यूनिवर्स में जो एनर्जी स्टार्ट होती है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी यूनिवर्स से आती है, यूनिवर्स को मिलती है, हमारी यूनिवर्स को, हमारी ज़मीन को, तो वो सन से आती है जी, सन, स्टार्स, सन से। ठीक है जी, उम्मीद है आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिली होगी, आपकी काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वो जहाँ आपकी जो है ना वो वीक एरियाज़ हैं, आपको पता चला होगा आपको कौन से फार्मूले नहीं आते, न्यूमेरिकल नहीं आते, यूनिट्स नहीं आते, कौन सी डेफिनेशंस नहीं आती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उस पर उम्मीद है मज़ीद फोकस करेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे। टाइम देना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़रूरी है।